गरीब देवरानी और जेठानी। गरीब भारती नाम की औरत अपने दो बच्चे रमन और नेहा के साथ एक बड़े से पाइप के अंदर अपना जैसे तैसे गुजर बसर कर रही थी और मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर खाना पका रही थी। बच्चों, आज मैंने जैसे तैसे खाने का इंतजाम कर दिया है, आ जाओ खाना खा लो। अच्छा हुआ वो आपने मेरी फेवरेट दाल बना दी। आजा छोटी, तू भी खा ले। हाँ भैया, हम सब साथ में खाना खाएंगे। वो तीनों मिलकर खाना खाते हैं तो लाचार परेशान बुरे हाल में निर्मला बहू बहू करके ढूंढती है। फिर उसकी नजर अपने पोते पोतियों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर निर्मला अपने गले से लगा लेती है और कहती है, अरे रमन, नेहा, मेरे बच्चों, बहुत अच्छा हुआ तुम दोनों तीनों मुझे मिल गए। पता भी है कब से ढूंढ रही थी। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे और बच्चों के साथ बहुत गलत सुलूक किया है। मुझे अपनी सजा मिल चुकी है। आजा बहू, घर वापस चल। अरे माँ जी, आपने क्या हाल बना रखा है? बैठिए। रमन बेटा, जरा पानी देना दादी को। भारती अपने सास के पैर छूती है। तभी निर्मला रो रो कर अपना सारा हाल सुनाती है। आखिर निर्मला ने अपनी बहू भारती के साथ ऐसा क्या किया था बीते दिनों में, जिसके लिए वो अपनी बहू को ढूंढते हुए उसके सामने गिड़गिड़ाती है और माफी मांगकर घर जाने की बात कहती है। इस असमंजस से दृश्य का पूरा सच क्या है, ये जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां निर्मला अपने दोनों बेटों के साथ खुशी खुशी रह रही थी। बड़ी बहू माया के दो बच्चे थे, केशव, रूबी। वहीं छोटी बहू भारती के रमन और नेहा दो बच्चे थे। दोनों के पति अच्छी कंपनी में काम करते हैं, पर जेठानी देवरानी से छोटी छोटी बातों पर उसके काम में नुक्स निकालती थी और लड़ाई किया करती थी। क्योंकि देवरानी सफाई से हर काम करती थी, वहीं जेठानी बेहद कामचोर थी। जेठानी जी, मैंने रसोई का सारा काम कर दिया है। आप बर्तन साफ कर देना, बहुत टाइम हो गया है, मुझे बच्चों का प्रोजेक्ट भी बनवाना है। अरे वाह भारती, शर्म नहीं आती? बच्चों के नाम पर मुझ पर बर्तन साफ करने का काम छोड़कर जा रही हो। इतना किया था तो थोड़ा और करती। जेठानी जी, आपने कोई काम नहीं किया, सारा काम खाना भी मैंने बनाया है। इतना साफ कर दीजिए, मैं कोई बहाना नहीं बना रही। बच्चों का प्रोजेक्ट बनाना है, इंतजार कर रही हैं। तभी निर्मला आकर बात सुनती है। अरे बहू, छोटी बहू ने इतना कर दिया है, उतना कर ले तो भी। माँ जी, मेरे भी दो बच्चे हैं, मुझे भी उन पर ध्यान देना है। हाँ तो वो तू खाली टाइम में किया कर, जब बहू काम करती है तब क्या करती रहती है? जब बच्चे याद नहीं आते, चुपचाप बर्तन साफ कर। बहू तू जा। तभी भारती बच्चों के पास जाकर प्रोजेक्ट बनाती है। वहीं 4 बजते ही सास ससुर के पास गर्म दूध का गिलास लिए कहती है, माँ जी, पापा जी, 4 बज गए, आपकी दवाई का समय हो गया है, खा लीजिए। अरे बहू, तू हमारा कितना ख्याल रखती है, लेकिन वो बड़ी वाली जो है ना, वो हमें कभी भी दवाई के लिए भी नहीं पूछती। हाँ बहू, एक तो कल से पैर में इतना दर्द हो रहा है कि पूछ मत। तू मुझे बाम ला कर दे दे। रुकिए माँ जी, मैं आपके पैर पर बाम लगाकर मालिश कर देती हूँ, आपको जल्दी असर होगा। अरे बहू, तू तो वो बच्चों का प्रोजेक्ट बनवा रही थी, तो यहाँ क्यों आई? हम कर लेंगे अपना काम। पापा जी, मैंने बच्चों का प्रोजेक्ट बनवा दिया, फिर जल्दी से आपकी दवाई देने आ गई। सच में बहू, तू बहुत सेवा पानी करती है। हमारी बड़ी बहू ने तो पहले इतना किया है, पर अब नहीं करती। जब देखो काम चोरी करवा लो। ये सारी बातें माया कमरे के बाहर से सुनकर टेढ़ा मुंह बनाकर कहती है, ये देवरानी जब से आई है, माँ जी पापा जी के तलवे ही चाटती रहती है। एक दिन इसका पत्ता काटना ही पड़ेगा मुझे। बहुत बनती है, इसकी वजह से मुझे माँ जी ने काम चोर बोला। वक्त गुजरता है। माया देवरानी और सास के बीच फूट डालने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। ऐसे ही एक शाम देवरानी का पति पंकज काम से लौटता है कि बीच रास्ते में भारती उसे कॉल करती है। अजी सुनिए, आपके ऑफिस से छुट्टी हो गई हो तो आते वक्त 3-4 चॉकलेट वाली आइसक्रीम ले आना। बच्चों का बहुत मन है खाने का, इसी बहाने मैं भी खा लूंगी। अरे फिक्र मत करो, मैं ले आऊंगा और सबके लिए लाऊंगा। बच्चों खुश हो जाओ, पापा तुम्हारे लिए चीज ला रहे हैं। ये अब तो हम चॉकलेट खाएंगे, बस जल्दी से पापा आ जाए। अरे बहू, उसे आने देती, कितना थका हुआ होगा। वैसे ही ठंडा मौसम होता जा रहा है। अरे माँ जी, अभी गर्मी है और बच्चों का मन था तो कह दिया।
तभी निर्मला अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर पंकज बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर लौटता ही है कि एक ट्रक वाला उसे रास्ता क्रॉस करते वक्त उड़ा देता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। आसपास के लोग उसका शव घर लेकर आते हैं तो निर्मला, कमल और भारती उसकी मौत देखकर टूट जाते हैं। हे भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? भारती, सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू मेरे बच्चों को ये सब लाने को नहीं कहती तो वो अभी सही सलामत होता। खा गई तू मेरे बच्चे को। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती उनके लिए। मैंने नहीं किया ये सब। अब मेरी बारी है थोड़ी सी एक्टिंग करने की और देवरानी को घर से बाहर निकालने की। भारती, ये तुमने क्या किया? इतने अच्छे थे देवर जी, सबका कितना ख्याल रखते थे, और तुमने उनकी जान ले ली। ये तुमने अच्छा नहीं किया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे मार डाला हमारे बच्चे को। नफरत हो रही है मुझे इससे। मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। निकल जा यहाँ से। भारती और उसके बच्चे पंकज की लाश को देखकर बहुत रोते हैं। भारती अपनी सास के पैर पकड़ती है। तभी निर्मला उसे एक चांटा मारकर घर से निकाल देती है और एक पोटली फेंक देती है। भारती अपने बच्चों की दुहाई उसे देती है, पर उसके मुंह पर दरवाजा वो बंद कर देती है। जिसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भटकती है तो रमन कहता है, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हमारे पास कोई घर नहीं है दीदी। वो आपसे गुस्सा क्यों हो गई? हाँ माँ, पैर भी बहुत दर्द हो रहे, चल चल कर। फिक्र मत करो बच्चों, अब हमें जो जगह मिलेगी हमें वैसे रहना पड़ेगा। रहोगे ना तुम? हाँ माँ। तभी तेज बारिश होती है। उसे बचने के लिए वो थोड़ी दूर आगे आकर उसे बड़े बड़े पाइप दिखते हैं, जिसमें वो अपने बच्चों के साथ जाकर बैठ जाती है और कहती है, अब से हम यहीं रहेंगे, ठीक है? मुझे कोई काम ढूंढना होगा अब अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। बारिश थमने के बाद वो बच्चों को गुरुद्वारे से खाना खिला देती है और वहीं साफ सफाई करने का काम करती है, जो कि मंदिर के एक बाबा उसे कुछ पैसे दे दिया करते थे। इन थोड़े बहुत पैसों से वो खाना पीना लाकर उसी पाइप में रहती है और खाना बनाती है। ठंड का मौसम बढ़ गया था, उन्हें ठंड की मार भी झेलनी पड़ती है। भारती अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े ले आती है और खुद एक फटी हुई शॉल में रहती है। वहीं दूसरी ओर जेठानी ने अपने सास ससुर की नाक में दम कर दिया था। वो सारा काम उनसे ही करवाती थी और खुद महारानी की तरह रहती थी। उसमें उसका बड़ा बेटा भी कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो जोरू का गुलाम था, चुपचाप उसकी सारी बात मानता था। माँ जी, मुझे भूख लग रही है। खाना क्यों नहीं बनाया आपने? आपके पोते पोतियों को भूख लगी। और पापा जी, आपने पौधों में पानी डाला? हाँ बेटा, कर दिया बस। हाँ बहू, खाना भी बन गया। चलो अच्छा है, सारा काम कर दिया। आपको एक खुशखबरी देती हूँ। आपके बेटे की अच्छी जगह नौकरी लगी है, इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर वहीं रहने जा रही हूँ। अब आप दोनों यहीं रहना। बहू, तू मेरे बेटे के साथ वहाँ जा रही है तो हमारा खर्चा कौन चलाएगा? भीख मांगिए। चलो बच्चों। तभी बैग लेकर माया बच्चों को लिए चली जाती है और दोनों रोते हुए कहते हैं, अरे हमने बहू के साथ बहुत बुरा किया है। वो कितनी अच्छी थी, कितनी सेवा करती थी, लेकिन बड़ी बहू ने अपना असली रंग दिखा दिया। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जिसे हमने काला समझा वो तो सोना निकली, और बड़ी बहू कोयले के समान। मैं छोटी बहू को ढूंढ कर लाऊंगी। अब हम उसका सहारा बनेंगे और वो हमारा। कुछ देर बाद अपने दोनों बच्चों को लेकर गाड़ी में बैठकर जाती है तो सिग्नल पर उसे अपनी देवरानी दिखती है और उसके बच्चे गुब्बारा मांगते हैं तो वो कहती है, लो बच्चों, गुब्बारा ले लो। तुम्हारे भाई बहन कितने गरीब हो गए हैं। छी, कैसी देवरानी जी हैं। बाय, हम जा रहे हैं। भारती उन्हें चढ़ाकर निकल जाती है। वहीं निर्मला अपनी बहू को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है, उसे रो रो कर सारी बात बताती है और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है। बहू, तेरे पापा जी अकेले बैठे हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझ पर गलत इल्जाम लगाया। बहू, अपने बच्चों को लेकर वापस आ जा। अब तू ही हमारा सहारा है। अरे माँ जी, आपने मुझे वापस बुला लिया तो माफी की क्या बात? हम तो आपके ही बच्चे हैं। तभी निर्मला अपने बहू और पोते पोतियों को वापस घर ले आती है। भारती अपने सास ससुर का ख्याल रखती है और पढ़ी लिखी होने के नाते वो एक अच्छी नौकरी ढूंढकर अपने परिवार का खर्चा चलाकर खुशी खुशी रहती है।
रेखा नाम की एक गरीब औरत अपने 8 साल के बेटे नोनू, पति गौरव और सास कमला के साथ रहती थी। 1 महीने पहले ही गौरव काजू बादाम की फैक्ट्री में काम करता था, जहां काजू और बादाम की सख्त बाहरी हिस्से को काटने के लिए कई बड़ी बड़ी मशीनें मौजूद थीं। काजू बादाम की कटाई होती थी। एक दिन गौरव काजू काट रहा था कि पैनी मशीन से उसका हाथ आ गया और उसके दोनों हाथ कट गए। हमेशा के लिए वो निहत्था हो गया था, इसलिए घर की जिम्मेदारी रेखा ने उठानी शुरू कर दी। उसी फैक्ट्री में वो काजू बादाम की छटाई करने का काम करती थी। वो कहती है, इस फैक्ट्री में इतने सारे काजू बादाम हैं, अगर मैं मालिक से पूछकर कुछ काजू बादाम यहाँ से खरीद कर बाहर बेचूं तो मुझे 100-200 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तब तक मैं यहाँ काम करती रहूंगी और नोनू की स्कूल की फीस भी जानी है। मैं गरीब हूँ पर मैं अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाना चाहती। हाँ बहू, बिल्कुल ठीक कहती है। मालिक से एक बार बात करके देख ले, पर उन्हें बेचने की कीमत बताइयो, वरना वो मना कर देंगे। रेखा, मुझे नहीं लगता मालिक मानेंगे, क्योंकि उन्हीं की फैक्ट्री से काजू बादाम सप्लाई होते हैं सबको। ये काजू तो उड़ीसा से आता है, बहुत कीमती है, उसकी कैसे देंगे तुम्हें? और मेरी नौकरी पर तो रहम खाकर उन्होंने तुम्हें काम दिया है। अगर तुम दगाबाजी करोगी तो ये नौकरी भी नहीं रहेगी। आप चिंता क्यों करते हैं? मैं उनसे फ्री में नहीं ले रही और मैं उन्हें बता दूंगी, शायद मेरी बात को समझे। मैं दगाबाजी नहीं करूंगी। मुझे तो तुम दोनों की बात ही सही लग रही है, अब मैं क्या कहूँ। पर हाँ बहू, अगर तू मालिक को सब कुछ बता देगी और नर्म दिल के रहे, उन्होंने तेरी स्थिति समझी तो वो तुझे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ माँ जी, मैं बात करती हूँ। तभी नोनू बैग लटकाए स्कूल से आकर कहता है, माँ देखो, मैं स्कूल से आ गया, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला स्पोर्ट्स में। अरे वाह मेरे बेटे, ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई और सारी गतिविधियाँ करना स्कूल में। हाँ माँ। आजा बेटा, मेरे साथ खाना खा ले, तेरी माँ ने दाल चावल बनाए हैं आज। दादी, आपके हाथ से खा लूंगा मैं। और हाँ माँ, मुझे स्कूल के लिए नई कॉपी चाहिए, वो भी स्कूल के नाम वाली। स्कूल में 500 रुपए जमा करा देना। हे भगवान, 500 रुपए इतने ज्यादा होते हैं, मैं कहाँ से लाऊंगी? बाहर से कॉपी लेती तो 100 रुपए में आ जाती। ये प्राइवेट स्कूल वाले मानते भी तो नहीं है ना। बहू, इन प्राइवेट स्कूल वालों के यही चोचले होते हैं। ऐसा कर, तू इसे सरकारी स्कूल में डाल दे, आधा खर्चा बच जाएगा। नहीं माँ जी, अपने बच्चे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हाँ हाँ, मेरा बच्चा हमसे भी अच्छा भविष्य बनाए अपना, ये चाहता हूँ मैं तो बोझ हो गया हूँ आप सब पर। गौरव जी प्लीज दोबारा ऐसा मत कहिएगा। आपके हाथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत भी नहीं है। आपका परिवार आपके साथ है। तभी रेखा अपने पति को हाथ से खाना खिलाती है और कमला अपने पोते को खाना खिलाती है। अगले दिन वो अपनी गुल्लक फोड़कर दाल चावल में से 1-1 रुपए जोड़कर 500 रुपए कर लेती है और नोनू को अगले दिन स्कूल में कॉपी दिला देती है। घर का सारा काम करने के बाद काजू बादाम की फैक्ट्री में चली जाती है और काजू बादाम छांट कर अलग करती है। तभी मालिक आकर बोलता है, बहुत बढ़िया रेखा, तुम बहुत अच्छे से काम करती हो, महीने में तुम्हारी पगार बढ़ा ही दूंगा। शुक्रिया मालिक जी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ, क्या मैं आपसे थोड़े से काजू बादाम लेकर बाहर बेच सकती हूँ? गुस्सा मत कीजिएगा, मैं जानती हूँ आप डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, पर मैं थोड़ा सा नोनू की पढ़ाई के लिए ये करना चाहती हूँ। आपसे खरीद कर बाहर बेचूंगी, चाहे इसका प्रॉफिट का कुछ पैसा आप ले लेना। मेरे पति के दोनों हाथ चले गए हैं, अब उनका कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बहुत निराश हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ आपने मुझे नौकरी दी यहाँ पर। बहुत सोचने समझने के बाद मालिक कहता है, देखो रेखा, तुम पर भरोसा रखकर तुम्हें मैंने नौकरी दी और उसकी मेडिकल हेल्प भी मैंने की। जो हुआ उसके हम जिम्मेदार नहीं है, फिर भी मैं इस बात को छोड़कर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम मुझसे सामान लेकर बेच सकती हो, पर हाँ, इसका जो मुनाफा आएगा वो तुम अपने परिवार में लगाना, मुझे नहीं चाहिए। शुक्रिया मालिक, आप बहुत अच्छे, बहुत बहुत थैंक यू आपका। बादाम और काजू 10 किलो दे दीजिएगा रोज। ठीक है। अपना काम फैक्ट्री में खत्म करने के बाद रेखा एक तंबू लगाकर जमीन पर छोटी छोटी बोरियों में काजू बादाम बेचने लगती है। आइए आइए, काजू बादाम लीजिए, 800 रुपए किलो, 800 रुपए किलो। बनाइए ताजी मिठाई मेवा। कैसे दिए बादाम काजू? बहन जी 800 रुपए किलो, सस्ते हैं बहुत। नहीं, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। रेखा 2-3 दिन काजू बादाम पटरी पर लगाकर बेचने लगती है। 2-4 लोगों के अलावा उसकी कोई खास बिक्री नहीं होती।
उसी के सामने धनपत सेठ ड्राई फ्रूट्स की दुकान खोलता है, जहां 1000 रुपए से ऊपर के ड्राई फ्रूट्स बढ़िया क्वालिटी की पैकेजिंग में मिलते थे, जो कि उसी फैक्ट्री से आते थे। 2 दिन रेखा ने गौर किया कि ज्यादातर लोग कुछ महंगी दुकान से सामान खरीद रहे हैं, यहाँ तक कि वही औरत जो उसे मना करके गई थी। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो चीज मैं बेच रही हूँ वो सामने महंगी मिल रही है और लोग वहीं से ले रहे हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि लोग यहाँ से भी काजू बादाम खरीदें? तभी एक मिडिल क्लास लड़का आकर कहता है, आंटी, इन सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ जिम वाला प्रोटीन शेक बनाकर बेचती हो क्या? नहीं बेटा, वो क्या होता है? अरे आंटी, इतने ट्रेंडिंग है, सभी लोग ड्राई फ्रूट्स के साथ जिम के टाइम खाते हैं। ये तो हर ड्राई फ्रूट्स वाले रखते हैं। क्यों ना मैं भी अपनी दुकान पर ये बेचने लगूं जिससे सभी लोग आकर खरीदें। बेटे, ये जिम प्रोटीन में क्या क्या होता है? उसमें ऑर्गेनिक जिम वाले छोटे बीज जिनसे ताकत आती है, ओट्स होते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और प्रोटीन होता है। तुम चिंता मत करो बेटा, कल मैं ये लेकर आऊंगी। ठीक है, मैं कल सभी को लेकर आऊंगा। तभी धनपत सेठ आकर कहता है, तुम कितना भी कोशिश कर लो, मुझसे ज्यादा तुम्हारी बिक्री कभी नहीं हो सकती। लोग मेरी दुकान से ही सामान लेंगे। आपके बार बार धमकाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले दिन थोड़े और पैसे डालकर रेखा अपने ड्राई फ्रूट्स के साथ जिम वाला प्रोटीन मिक्स बनाकर बेचने लगती है। तभी शिवम सस्ते में उसे जिम प्रोटीन शेक कारे बादाम के साथ खरीद ले लेता है। उसे देखकर उसके और भी दोस्त जिम वाले रेखा के पास पहुंचते हैं और देखते ही देखते भीड़ लग जाती है और वो सबको प्रोटीन शेक के बाद काजू बादाम देना शुरू करती है। आइए आइए, काजू बादाम लीजिए और प्रोटीन लीजिए, 1000 रुपए का। अरे आंटी, मुझे अपने प्रोटीन शेक अलग से और 1 किलो काजू अलग से दे दीजिए। ये लो बेटा। सुनिए, मुझे 4 किलो काजू बादाम और 2 जगह प्रोटीन पाउडर दे दीजिए। आप बहुत सस्ता बेच रही हो, बहुत ही अच्छा। ऐसा प्रोटीन मिक्सर तो कोई भी बनाकर नहीं देता। ये लीजिए 5000 रुपए। शुक्रिया बेटा। अब रेखा की दुकान पर भीड़ लग चुकी थी। ये देखकर धनपत राय बहुत ईर्ष्या करने लगता है। वो इसे देखकर अपनी दुकान के ड्राई फ्रूट्स के रेट घटा देता है, जिसके बावजूद भी कोई उसकी दुकान पर ड्राई फ्रूट्स खरीदने नहीं आता। आखिर यह माजरा क्या है? इसकी दुकान अचानक से चल कैसे पड़ी? बहुत पैसे कमा रही है अब तो। वहीं जब महीने भर का मुनाफा रेखा अपने घर गिनती है तो खुशी से कहती है, माँ जी कमाल हो गया। ये देखिए, पूरे 50,000 रुपए हैं। मैं कभी सोच नहीं सकती कितनी गरीब काजू बादाम वाली महीने के 50,000 रुपए निकाल सकती है। अरे वाह बहू, ये तो तूने कमाल कर दिया। सच में रेखा, तुमने बहुत मेहनत की और अच्छी तिकड़म लगाई। इतना तो मैं भी नहीं कर पाया। अजी आप ऐसा मत कहिए, मुझे मालिक को शुक्रिया करना पड़ेगा, सब उनकी वजह से हुआ है। अगले दिन रेखा फैक्ट्री में अपना काम खत्म करने के बाद एक लिफाफे में कुछ पैसे देकर और पैर छूकर कहती है, मालिक, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। आपकी वजह से ही कर पाई हूँ मैं। मेरी तरफ से आपको ये छोटा सा तोहफा। अरे ये तो कोई बात नहीं, तुम ही रख लो इसे। परिश्रम का फल मीठा ही होता है। पर मालिक, आपके बिना नहीं था, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। चलो ठीक है। इस तरह गरीब काजू बादाम वाली अपनी तिकड़म लगाकर उसी तरीके से रोज काजू बादाम जिम प्रोटीन के साथ बेचती है, जिससे उसका महीने भर का 50,000 रुपए मुनाफा होता है और अपने बेटे की पढ़ाई बहुत अच्छे से करवाती है। साथ ही धनपत राय अपनी दुकान बंद करके कहीं और खोल देता है और रेखा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।